हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सीडीएस बूस्टर पर। मैं हूं रोहित यादव और आज का जो वीडियो हम लोग करेंगे वो मेंसुरेशन करेंगे। ठीक है, मेंसुरेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीडीएस का। सीडीएस में मेंसुरेशन से मिनिमम 10 क्वेश्चन हर पेपर में पूछे जाते हैं। चाहे आप किसी भी प्रीवियस ईयर को उठा के देखेंगे तो मिनिमम 10 क्वेश्चन तो मिलेंगे ही मिलेंगे, इससे ज़्यादा भी आपको मिल सकते हैं। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। इसमें हम जो मेंसुरेशन है वो 2 पार्ट्स में करेंगे। एक तो हम इस पार्ट में 2D करेंगे और जो अगला पार्ट आएगा उसमें हम लोग 3D पढ़ेंगे। जो 2D है, 2D मेंसुरेशन के अंतर्गत जो फिगर्स आते हैं वो आते हैं ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल के अंदर स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रेपेजियम, रोम्बस। इसके अंतर्गत रेगुलर पॉलीगॉन्स भी आते हैं और सर्कल्स भी आते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम लोग जो ट्रायंगल और सर्कल पढ़ेंगे ये लिमिटेड पढ़ेंगे, क्योंकि ज्योमेट्री में ट्रायंगल और सर्कल पूरा बास्ट होते हैं। ठीक है, यानी बहुत ही डिटेल में हम लोग ज्योमेट्री के अंदर ट्रायंगल्स और सर्कल्स पढ़ेंगे। यहाँ पर ट्रायंगल्स और सर्कल्स में केवल हम एरिया और उसके पेरीमीटर के बारे में पढ़ेंगे। फिर जो कल एक अगला वीडियो आएगा वह आएगा 3D मेंसुरेशन के ऊपर। 3D मेंसुरेशन में हम लोग क्यूब, सिलेंडर, प्रिज्म, कोन, स्फीयर आदि पढ़ेंगे। इसमें हम लोग मेनली वॉल्यूम की बात करते हैं। दूसरी डायमेंशंस की तो बात करते ही हैं, साथ में हम जो मेनली बात करते हैं वो किसकी बात करते हैं? वॉल्यूम की बात करते हैं। आगे बढ़ने से पहले ये हमारी बुक है, इसको हमने लॉन्च किया है, हो गए हैं थोड़े दिन। अगर आपको ये चाहिए तो आपको जो हमारा नंबर है 88 40 68 95 30, इस पर व्हाट्सएप करना है मैसेज और आपको ये PDF फॉर्मेट में मिल जाएगी। इसकी प्राइस 150 है, लेकिन आपको डिस्काउंट के बाद यह केवल और केवल 100 रुपीज़ में मिल जाएगी। इसमें सारे के सारे प्रीवियस ईयर होंगे, साथ में जो हमारा सोल्यूशन होगा वो हैंड रिटन होगा और वो हैंड रिटन मैंने खुद अपने एक्सपीरियंस से बिल्कुल बनाए हैं, शॉर्ट तरीके से जैसा आपको पेपर में करना चाहिए वैसा ही बनाया है। सैंपल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा या आप हमारे जो इंस्टाग्राम चैनल है उस पर भी विजिट कर सकते हैं, वहाँ पर भी हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डालते रहते हैं। अब बात आती है कि फार्मूलों की। ठीक है, तो मेंसुरेशन के फार्मूलाज लगभग 30 से 40 फार्मूलाज होते हैं। उन सभी को यहाँ पे करेंगे तो टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा। तो इसके लिए हमने क्या किया है कि जो उसकी PDF है वो हमने आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दी है। टेलीग्राम चैनल है सीडीएस बूस्टर। आप टेलीग्राम पे जाएंगे और वहाँ पे सर्च करेंगे सीडीएस बूस्टर तो आपको ये चैनल मिलेगा और इस चैनल में आपको पिन कमेंट पे जाना है। पिन कमेंट पे आपको एक तो ये ज्योमेट्री फार्मूलाज मिल जाएंगे और एक मेंसुरेशन के फार्मूलाज मिल जाएंगे। तो आपको ये वाली फाइल डाउनलोड कर लेनी है और इसमें जितने भी फार्मूलाज हैं उनको नोट कर कर या PDF से ही सभी फार्मूलों को याद कर लेना है। ठीक है, इसको बहुत ही अच्छे तरीके से डिटेल में बनाया गया है। ये सारे के सारे क्या हैं? फार्मूलाज हैं। तो अब हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। ये सारे के सारे जितने भी हमने क्वेश्चंस लिए हैं ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर से लिए हैं और इससे आपको यह भी पता चल जाएगा प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस किस टॉपिक से कितने ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वह है x, y and z are 3 equilateral triangles. The sum of the area of x and y is equal to the area of z. If the side length of x and y are 6 cm and 8 cm respectively, then what is the side length of z? देखो यहाँ पे हमारे पास 3 ट्रायंगल हैं और तीनों के तीनों क्या हैं? इक्विलेटरल है। इसका एरिया x है, इसका एरिया y है और इसका एरिया z है। ठीक है,
हमें क्या करना है, जो जेड वाला है इसकी फाइंड करनी है लेंथ, ठीक है। हम इसको एक्स मान लेते हैं। तो सभी के सभी इक्विलेटरल हैं। इक्विलेटरल जो ट्रायंगल होते हैं उनका जो एरिया होता है वह होता है √3/4 a²। तो ये पहला वाला ट्रायंगल है, इसकी साइड है 6, यानी कि 6² प्लस अगला हो जाएगा √3/4 इंटू 8² इक्वल्स √3/4, क्योंकि हमसे कहा गया है कि जो एक्स और वाई का एरिया का सम है वो जेड के बराबर है, तो हम जेड के बराबर रखेंगे। जेड की साइड को हमने एक्स माना है तो ये x² हो जाएगा। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ से √3/4 लेके कैंसिल आउट कर देंगे, यानी कि जो √3/4 है वो कैंसिल आउट हो गया। अगर आपको ट्रिपलेट याद होंगी तो तुरंत ही आपको दिखाई पड़ जाएगा, ये 6² है, ये 8² है, तो ये 10² होना चाहिए। नहीं अगर समझ में आ रहा है तो 6×6 = 36 होता है, 8×8 = 64 होता है, ऐड कीजिए 100 हो जाएगा। ये x² है, इसका जब हम रूट हटाएंगे तो इधर रूट लग जाएगा, तो 100 का रूट क्या होता है, 10 होता है। तो 10 सेंटीमीटर जो जेड वाला ट्रायंगल है इसकी साइड हो जाएगी। A triangle has side length x centimeter, x plus 13 centimeter and x plus 26 centimeter. If its area is 126 square centimeter, then what is the value of x? देखिए इसमें हमसे कहा गया है कि ट्रायंगल है साइड लेंथ x। इस क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, फंस जाएंगे। सबसे पहले तो आपको यह चेक करना होगा कि ये क्या राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर 90% केसेस में जो क्वेश्चन होता है वो राइट एंगल ट्रायंगल ही देता है, लेकिन यहाँ पे जो ट्रायंगल है वो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, ठीक है। तो आपको जो फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा वो कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, S = a + b + c/2, ये पेरीमीटर होता है। और जो एरिया निकालना होता है वो होता है S - a, S - v, S - c। इस वाले को हमें यूज़ करना होगा, लेकिन हम डायरेक्ट नहीं जा सकते हैं। डायरेक्ट जाने पे हमारा क्वेश्चन होगा बहुत लंबा हो जाएगा। तो हमें क्या करना होगा, हमें ऑप्शन से यूज़ करना होगा, ठीक है। वो सभी ऑप्शन आपको छोड़ देने हैं जो पॉइंट में आ रहे हों, ठीक है। हमने अगर ये ऑप्शन उठाएंगे, इसमें रखा, फिर हमने ऐड किया और 2 से डिवाइड किया और हमें पॉइंट में आंसर मिल रहा है, तो हमें वो ऑप्शन छोड़ देना है। तो इसी तरीके से हम ऑप्शन कौन सा लेंगे, 15 वाला ऑप्शन लेंगे, ठीक है। आपको ये करके देखना पड़ेगा, इसमें आपको 1 से 1.5 मिनट या इससे ज़्यादा समय लग सकता है। तो यहाँ पे हमने अगर 15 लिया तो ये 15 यहाँ पे हो जाएगा 15 13 आपका ये हो जाएगा 28 और 15 और 26 आपका हो जाएगा 41। इन सभी को ऐड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 84/2 यानी कि 42। अब हमें एरिया निकालना है, क्योंकि हमें एरिया दिया गया है, हमें 126 लाना है। अगर 15 हमने जो लिया है इससे अगर हमारा 126 आ जाता है तो हमने जो ऑप्शन चुना है वो बिल्कुल करेक्ट है, अदरवाइज हम दूसरे ऑप्शन के ऊपर जाएंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास 42 - 15, तो आपका ये हो जाएगा इंटू 27 इंटू 14 इंटू 1, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमें 126 सेंटीमीटर स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा, यानी कि जो हमने ऑप्शन लिया था वो बिल्कुल सही था। अगला क्वेश्चन, an equilateral triangle sheet is formed by joining 9 equilateral triangle sheet each of area 9√3 centimeter square. What is the height of the bigger triangle? देखिए यहाँ पर हमने क्या किया है, 9 ट्रायंगल्स लिए हैं
और प्रत्येक ट्रायंगल का एरिया 9√3 है। जब इन ट्रायंगल्स को हमने मिला दिया तो एक नया ट्रायंगल फॉर्म होगा, जो कि एक बड़ा ट्रायंगल होगा और वो भी इक्विलेटरल ट्रायंगल ही होगा। यानी कि उसका जो एरिया का फार्मूला होगा वह क्या होगा, √3/4 a² होगा। अब √3 से √3 कैंसिल, तो यहाँ से हमें a की जो वैल्यू मिल जाएगी वह 9 × 2 = 18 मिल जाएगी। लेकिन हमें निकालना क्या है, हमें तो हाइट निकालनी है। तो जो हाइट का फार्मूला होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल में वो होता है √3/2a, यानी कि √3/2 × 18। तो यहाँ से जो हमें प्राप्त हो जाएगा वह 9 और √3 प्राप्त हो जाएगा। A rectangular metal sheet is of length 24 cm and breadth 18 cm. From each of its corner, a square of side x cm is cut off and an open box is made of the remaining sheet. If the volume of the box is 40 cubic centimeter, then what is the value of x? ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या दिया गया है, एक रेक्टेंगुलर मेटेलिक सीट है, उसकी जो लेंथ है वो 24 सेंटीमीटर, ब्रेथ 18 सेंटीमीटर, उसके कॉर्नर्स को x काट दिया गया है। ये x है, ये x है, ये x। जो लेंथ थी वो 24 थी। अगर इसमें से हम 2x निकाल दें तो बचेगी कितनी, 24 - 2x, यानी कि जो ये लेंथ हो गई 24 - 2x हो गई, और ये लेंथ हो जाएगी वह 18 - 2x हो जाएगी। जो हमें वॉल्यूम दिया गया है इसका वह 640 क्यूबिक मीटर दिया गया है। आपको वॉल्यूम पता है क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है। यानी कि जब हम इस बॉक्स को, इस सीट को बॉक्स की फॉर्म में चेंज करेंगे ना, तो जो हाइट होगी ना वो x हो जाएगी, क्योंकि x को हमने काटा है तो x ही मोड़ रहे होंगे। तो ये हो जाएगा x इंटू 24 - 2x इंटू 18 - 2x इक्वल 640। अब इसको सॉल्व करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि ऑप्शन उठाइए, इसके अंदर पुट कर दीजिए। ठीक है, LHS इक्वल्स अगर RHS हो जाता है तो क्या हो जाएगा, हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा, अदरवाइज हम उस ऑप्शन को छोड़ देंगे। दूसरा मेथड है कि हम इन सब की मल्टीप्लाई करें और ये क्यूबिक फॉर्म में जाएगा। और क्यूबिक फॉर्म में जाने का मतलब है, अगर क्यूबिक फॉर्म आपने सॉल्व करना शुरू कर दिया तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा। सबसे बेस्ट ऑप्शन है, ऑप्शन से जाइए, इसमें हम उठाएंगे ऑप्शन 2। ठीक है, जैसे हमने ऑप्शन 2 उठाया तो ये हो जाएगा 2 इंटू 24 - 4 यानी कि 20 इंटू 18 - 4 14, 14 2 जा 28, 28 2 जा 58, यानी कि ये नहीं आया, यानी कि हम 2 नहीं ले सकते। इसी तरीके से हम 3 नहीं ले सकते हैं, हम 4 ट्राई करेंगे। तो 4 जैसे ही हम इसमें रखेंगे, 4 इंटू 16 इंटू 10, और ये आ जाएगा 16 4 जा 64 इंटू 10 640। तो हमारा जो ऑप्शन 4 है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। Let x, y, z be the length, breadth, height of a cuboid. If its volume is 400, यानी कि हमें x, y, z 400 दिया गया है। जो सरफेस एरिया है यानी कि 2xy + yz + zx वह हमें 340 दिया गया है। तो यहाँ से xy + yz + zx आपका 170 हो जाएगा। 1/x + 1/y + 1/z में हम
जब एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स अपॉन एक्स वाई जेड। एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का वैल्यू क्या है 170 है, और जो एक्स वाई जेड है उसकी वैल्यू 400 है। इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 17/40 हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। Two parallel sides of a trapezium are 29 centimeter and 21 centimeter. ये 21 है, ये 29 है। जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं ये इक्वल हैं और इनकी लेंथ 8.5 है। व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकालने के लिए हमें फॉर्मूला पता है 1/2 a प्लस बी इंटू एच। यहाँ पे हमें a पता है, b पता है, लेकिन h नहीं पता है, तो हमें h निकालना पड़ेगा। तो हम h क्या करेंगे, यहाँ पर एक बिल्कुल परपेंडिकुलर हाइट डालेंगे। अगर ये 21 है तो बिल्कुल हमने परपेंडिकुलर डाला है, यानी कि ये वाला हिस्सा भी 21 हो जाएगा। अगर ये 21 है तो ये बचा हुआ हिस्सा 4 हो जाएगा और ये हिस्सा भी 4 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस एरिया में पाइथागोरस लगाएंगे तो 8.5 का होल स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर का रूट हमारी जो हाइट हुई उसकी वैल्यू हो जाएगी। यानी कि जो हमारी हाइट की वैल्यू निकलेगी वह निकलेगी 8.5 का होल स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर। अगर हम इसको सॉल्व करें तो जो सॉल्व करने पर हमें वैल्यू मिलेगी वह मिलेगी 7.5। ठीक है, इसको सॉल्व करने का सबसे बढ़िया तरीका होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दीजिए, यानी कि ए प्लस बी ए माइनस बी, इससे ये जल्दी सॉल्व हो जाएगा। अदरवाइज आप मल्टीप्लाई करके भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब हमारे पास हाइट की वैल्यू 7.5 आ गई, हम इसमें रख देंगे तो 1/2 इंटू 29 प्लस 21 ये आपका 50 हो जाएगा, इंटू 7.5 25 इंटू 7.5 तो ये वैल्यू आ जाएगी 187.5। A square copper plate of side 16 centimeter weighs 128 gram. A circular disc of diameter 14 centimeter is cut off from the plate. What is the weight of the remaining part? सबसे पहले हम स्क्वायर प्लेट का एरिया निकालेंगे। स्क्वायर प्लेट का एरिया हो जाएगा ए स्क्वायर, यानी कि 16 इंटू 16 एंड 256, यानी कि 256 सेंटीमीटर स्क्वायर का वेट 128 ग्राम है। इसमें से जो सर्कुलर डिस्क है अब हम उसका एरिया निकालेंगे। उसका एरिया हो जाएगा 2 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7, यानी कि पाई आर स्क्वायर, यानी कि 22/7 इंटू 7 इंटू 7 कैंसिल आउट किया तो ये हो जाएगा 154। अब हमें क्या करना है कि जो स्क्वायर प्लेट है उससे सर्कुलर प्लेट को माइनस कर देना है, यानी कि जो रिमेनिंग एरिया हो जाएगा हमारे पास वह हो जाएगा 250 माइनस 154, यानी कि 102। ठीक है, 250 माइनस 154 102। अब हमें क्या निकालना है, उस 102 जो सेंटीमीटर स्क्वायर है इसका वेट निकालना है। अगर 256 सेंटीमीटर 128 के बराबर है, यानी कि 128
या हम डायरेक्ट लिखते हैं कि जो हमारी 128 ग्राम है ये वैल्यू किसकी है 256 और हमें निकालना किसका है 102। 128 वन जा 128 टू जा 256 2 वन जा 2 5 जा 2 1 जा यानी कि 51 ग्राम हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। The area of a rhombus is 96 centimeter square. One of its diagonal is of length 12 centimeter. What is the perimeter of the rhombus? जो हमारे पास एरिया होता है रोम्बस का वह होता है 1/2 d1 d2। यहाँ पे हमें एरिया दिया गया है रोम्बस का, उसका जो एक डायगोनल है उसकी लेंथ दी गई है। ठीक है, हमसे पेरीमीटर पूछा है तो सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला लगाएंगे 1 इंटू d2 इंटू एक डायगोनल है हमारे पास 12 सेंटीमीटर इक्वल्स 96। 12 1 जा 12, 12 8 जा तो d2 की वैल्यू होगी 16। आपको पता होना चाहिए जो हमारे पास रोम्बस होता है उसके जो डायगोनल्स होते हैं वो आपस में बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि अगर पूरा डायगोनल 16 है तो आधा 8 हो जाएगा और ये वाला पूरा अगर 12 है तो ये 6 हो जाएगा। और डायगोनल बाइसेक्ट कहाँ पे कितने डिग्री पे करते हैं तो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि ये वाला ट्रायंगल है वो राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। अगर ये 8 है ये 6 है तो ये 10 हो जाएगा बाय पाइथागोरस थ्योरम। और हमें निकालना क्या है पेरीमीटर निकालना है, तो आपको पेरीमीटर पता होना चाहिए कि पेरीमीटर इसका 4a होता है, यानी कि सभी साइडें इसकी बराबर होती हैं। तो हमारा पेरीमीटर 40 सेंटीमीटर हो जाएगा। A square and a rectangle have same perimeter. They differ in area by 1 square centimeter. The length of the rectangle exceeds its breadth by, यानी कि हमें लेंथ और ब्रेथ का क्या निकालना है डिफरेंस निकालना है। तो सबसे पहले हमें जो दिया गया है वो लिख लेते हैं। हमें दिया गया है कि स्क्वायर का एरिया स्क्वायर का पेरीमीटर रेक्टेंगल के पेरीमीटर के बराबर है। तो यहाँ से 2a बराबर l प्लस बी आ गया और हमसे कहा गया है कि जो एरिया है वो डिफर करता है 1 से। अब हम यहाँ पर a की वैल्यू उठाकर इस वाले से उठाकर हम a की वैल्यू 2 में पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा l प्लस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर माइनस एल बी इक्वल्स 1। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2lb माइनस 4lb इक्वल्स 4। तो यहाँ से 2lb से और माइनस 4lb हम जब हम इसका डिफरेंस निकालेंगे तो जो आ जाएगा हमारा डिफरेंस वह आ जाएगा माइनस 2lb। तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2lb इक्वल्स 4 हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा l माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स 4। तो l माइनस बी हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस 2। तो जो डिफरेंस है हमारे पास कितना आ गया 2 आ गया। Two rectangles are of same area equal to 480 square centimeter. They differ in length by 6 centimeter and breadth by 4 centimeter. What is the difference in their perimeter? हमारे पास दो रेक्टेंगल्स हैं, दोनों का ही एरिया 480 है। हम मान लेते हैं इसकी लेंथ ब्रेथ x और y है, इसकी हो जाएगी x माइनस 6 लेंथ और इसकी जो ब्रेथ हो जाएगी वो y प्लस 4 हो जाएगी। ठीक है,
अब इसका जो एरिया हो जाएगा एक्स बाई इक्वल्स 480 हो जाएगा, और इसका एरिया हो जाएगा वह हो जाएगा एक्स माइनस 6 बाई प्लस 4 इक्वल्स 480। अब हमसे कहा गया है कि दोनों के एरिया क्या है, बराबर है, क्योंकि 480 480 है, तो एक्स बाई बराबर हो जाएगा एक्स माइनस 6 बाई प्लस 4। तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3 बाई इक्वल्स 12। अब जो x है इसकी जगह पे हम यहाँ से x की वैल्यू पुट कर देंगे, तो x की वैल्यू निकलेगी 480 अपॉन बाई, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारे पास बाई स्क्वायर प्लस 4 बाई माइनस 320 इक्वल्स 0। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे बाय मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड से, तो हमें बाई इक्वल्स 16 मिलेगा। अब बाई इक्वल्स 16 को उठाकर हम इस वाले में पुट करेंगे, तो यहाँ से जो हमें x की वैल्यू मिलेगी वो 30 मिलेगी। अब हमें निकालना क्या है, हमें डिफरेंशियल पैरामीटर निकालना है। तो पहले वाले का पैरामीटर हो जाएगा 2 16 प्लस 30, और जो दूसरे वाले का पैरामीटर है वह हो जाएगा 2 24 प्लस 20। अब दोनों को हम डिफरेंस करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी जो सीडीएस है बहुत पूछता है, कभी कभी तो 3-4 क्वेश्चन भी ऐसे दे देता है। तो इन पर इनकी जो प्रैक्टिस है वो भी आपको करनी होगी, ठीक है। जैसे जैसे सीडीएस आगे बढ़ता जा रहा है तो वो जो ये वाले क्वेश्चन है ना स्टेटमेंट वाले, इनको ज़्यादा पूछ रहा है। तो इसमें क्वेश्चन में कहा गया है रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 10 यूनिट एंड ब्रेथ 8 यूनिट इज स्प्लिट इनटू 2 स्क्वायर ईच ऑफ एरिया x स्क्वायर यूनिट एंड 2 रेक्टेंगल ईच ऑफ एरिया y स्क्वायर यूनिट। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। एक हमारे पास रेक्टेंगल है, इसको इस तरीके से स्प्लिट किया जाता है कि इसमें 2 स्क्वायर बन जाए और 2 रेक्टेंगल बन जाए। तो अब यहाँ पर आपको जो तोड़ा है वो आपको देखना पड़ेगा कि आप कैसे कैसे तोड़ सकते हैं। जैसे हमने इसको 5 लिया, इसको 3 लिया, तो ये भी 5 हो जाएगा। अगर ये 5 है हमारे पास तो ये भी 5 हो जाएगा, क्योंकि पूरा क्या है 10 है और ये पूरा 8 है। अब ये हमने 5 ले लिया तो हम ये 3 ले लेंगे, ये 5 ले लेंगे और ये 5 ले लेंगे, तो हमारे पास 2 स्क्वायर बराबर बन गए और 2 रेक्टेंगल हमारे पास बराबर बन गए। अब यहाँ पे अगर हम बाई निकालें तो बाई यानी कि जो रेक्टेंगल है उसका एरिया, तो रेक्टेंगल का एरिया हमारे पास 15 है और जो स्क्वायर है उसका जो एरिया है 5 5 या 25 है। तो हम कहेंगे यहाँ पर जो स्क्वायर का एरिया है वो ज़्यादा है, लेकिन जो बाई यानी कि रेक्टेंगल का एरिया है वो कम है। तो पहला वाला ऑप्शन तो हमारे पास गलत हो गया। हमें देखना है क्या बाई कैन बी 15 स्क्वायर यूनिट, क्या बाई 15 स्क्वायर यूनिट हो सकता है? तो बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि हमने लिया ही है 5 3, तो 5 3 जा 15, ठीक है। तो जो पहली कंडीशन है वो रॉन्ग हो गई है, जो दूसरी कंडीशन है वो हमारे पास बिल्कुल सही है। A square sheet is formed by joining n identical square sheets of same size. If length of the diagonal of the bigger square sheet so formed is m, then what is the side length of smaller square sheet? तो इसको क्या करना है, आपको कोई स्क्वायर मान लेते हैं। जैसे हमने 2 2 का मान लिया,
तो यहाँ पे स्क्वायर कितने हैं 4, तो n की वैल्यू हमारे पास हो गई 4। अगर हम इसको मान लेते हैं 1 यूनिट, तो जो इसका डायगोनल है वह कितना हो जाएगा, √2 यूनिट हो जाएगा। ये 1 है, ये 1 है, यानी कि 2 स्क्वायर, तो जो इसका डायगोनल हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर यानी कि 4, 4 8, यानी कि 2√2 हमारे पास इसका डायगोनल हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, ये जो डायगोनल की वैल्यू है ये m के बराबर है, n हमने 4 लिया ही था, n क्या है, नंबर ऑफ स्क्वायर्स है। अब आपको क्या करना है, इन वैल्यूज़ को उठाकर इनके अंदर रख देना है। जो ऑप्शन आपको 1 वैल्यू दे देगा वही ऑप्शन सही होगा। तो पहले में रखें तो ये हो जाएगा 2√2 अपॉन √4 यानी कि 2 से 2 कैंसिल, √2 बचा यानी कि ये गलत हो गया। m में अगर हमने 2√2 रखा, 2√n का मतलब है नीचे 4 हो जाएगा, तो इससे भी हमें 1 नहीं मिलेगा, तो ये भी गलत हो गया। ऑप्शन सी में हमने रखा तो 2√2 अपॉन, ये क्या है, ये पूरे पे रूट है, ठीक है, तो √2n हो गया, यानी कि 2 × 4, और ये भी 8 है, 8 का रूट करेंगे तो 2√2 हो जाएगा, यानी कि ये हमें 1 देगा। तो ये वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। A farmland is in the shape of a rhombus. The perimeter of the land is 100 meter and length of one of its diagonal is 40 meter. The land is divided into 4 equal parts. What is the area of each part? यहाँ पर सबसे पहले वो रोम्बस शेप में है, पेरीमीटर 100 मीटर है, एक डायगोनल दिया गया है 40 मीटर, लैंड 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड की गई है, तो ईच पार्ट का एरिया निकालना है। सबसे पहले अगर यह 100 मीटर इसका क्या है, पेरीमीटर है, तो पेरीमीटर 100 मीटर होने का मतलब है ईच साइड 25 सेंटीमीटर की हो जाएगी। अब ये अगर 25 है और एक डायगोनल 40 है, तो इसका जो हाफ हो जाएगा 20 हो जाएगा, क्योंकि हमने आपको डायगोनल जो रोम्बस की प्रॉपर्टी बताई है कि इसकी डायगोनल क्या करते हैं, आपस में 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब होता है 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। अगर ये 25 है, 20 है, तो बाय ट्रिपलेट मेथड 5 5 जा 5 4 जा, अगर ये 5 है, ये 4 है, तो ये 3 हो जाएगा, और हमने डिवाइड किससे किया था, 5 से, तो इसमें 5 की मल्टीप्लाई और करा दीजिए, 5 3 जा 15, तो जो ये है ना हमारे पास 15 हो गया। अब आपको एरिया निकालना है, तो एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, हाफ, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल की फॉर्म है। राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला जो एरिया निकालने का होता है वो होता है हाफ बेस इंटू हाइट, तो 15 हमारे पास बेस हो गया और 20 हाइट हो गया। तो इससे हमें 150 मिल जाएगा, तो 150 एक पार्ट का एरिया हो जाएगा। ABCD is a trapezium in which AB is parallel to DC. Let E and F be the midpoint on AD and BC respectively. If EF equals 10 cm and AB minus DC equals 4 cm, then what is the value of AB into DC? देखिए, ये AB है, ये क्या है, E और F मिड पॉइंट है, तो जो इसको निकालने का जो तरीका होता है, अगर ये A है, ये B है, ये X है और ये Y है,
तो जो इसके निकालने का तरीका होता है EF को निकालने का, वह होता है 1/2 XB प्लस A बाई, यानी कि डायगनली लेना है, बाई को ऊपर मल्टीप्लाई कराना, x को नीचे, बाई A। तो ये निकालने का फार्मूला होता है। लेकिन जब मिड पॉइंट्स होते हैं तब ये क्या हो जाएगा, 1 और 1 हो जाएगा। तो डायरेक्ट हम लिखते हैं EF इक्वल्स AB प्लस CD अपॉन 2। EF हमारे पास 10 है, तो AB प्लस CD हमारे पास कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और AB माइनस CD हमें दिया गया है 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ से दोनों इक्वेशंस को अगर हम ऐड करेंगे तो 2AB इक्वल्स 24 मिलेगा, AB इक्वल्स 12 मिलेगा। AB उठाकर हम इस इक्वेशन में रखेंगे तो CD हमें यहाँ से प्राप्त हो जाएगा 8, और AB इंटू CD कितना हो जाएगा, 12 8 जा 96, यानी कि 96 हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। ABCD ये पैरेललोग्राम with AB equals 15 centimeter, AD equals 8 centimeter. If theta is the acute angle between AB and AD, then what is the area of parallelogram in square centimeter? तो जो इसका फॉर्मूला होता है वह होता है AB sin थीटा। ठीक है, क्या होता है, AB sin थीटा होता है। हमारे पास A 15 है, B 8 है, तो जो हमारे पास आंसर आ जाएगा 15 8 या 120, यानी कि 120 साइन थीटा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर से एक स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है ये। द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर इज 12√2 सेंटीमीटर एंड द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 64√3 स्क्वायर सेंटीमीटर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? The square and the triangle have same perimeter. अगर डायगोनल स्क्वायर का 12√2 है, यानी कि √2a इक्वल्स हो जाएगा 12√2। यहाँ से हमें a की वैल्यू 12 मिल जाएगी। और अगर हम इसका पेरीमीटर निकालें तो 12 इंटू 4 यानी कि 48 हो जाएगा। जो ट्रायंगल है हमारे पास, उसका जो एरिया है वह 64√3 है। ठीक है, यानी कि √3/4 a स्क्वायर इक्वल्स 64√3 हो जाएगा। √3 से √3 कैंसिल, 8 यहाँ से मिला, 2 यहाँ से मिला, तो a की वैल्यू 16 हो जाएगी। अब इसका अगर हम पेरीमीटर निकालें तो 16 इंटू 3 हो जाएगा, यानी कि 48 हो जाएगा। अब दोनों के पेरीमीटर अगर हम कंपेयर करें तो ये भी 48, ये भी 48, तो पहला वाला ऑप्शन तुम्हारा बिल्कुल सही हो गया। अब हमें चेक करना है 4 टाइम्स द एरिया ऑफ स्क्वायर। तो 4 टाइम्स इसका अगर एरिया निकालें स्क्वायर का तो 144 इक्वल्स हमें देखना है क्या, 3√3 इंटू जो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया है वह 64√3 है। दोनों को मल्टीप्लाई करके देखना है, तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों हमारे पास बराबर आ जाएंगे, तो दूसरा वाला ऑप्शन भी हमारा सही हो जाएगा। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। लेट P be the area of square x and Q be the area of the square formed on the diagonal of the square x. What is the value of P upon Q? ये हमारे पास स्क्वायर है, इसका डायगोनल ये है, इसके ऊपर एक स्क्वायर और बन रहा है। अगर ये a है, ये है a है, तो ये √2a हो जाएगा। अगर ये √2 है a है तो ये भी √2a हो जाएगा, क्योंकि ये एक स्क्वायर है। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, P अपॉन Q निकालना है। P a इंटू a हो जाएगा, यानी कि ये वाला स्क्वायर का एरिया है P,
तो a इंटू ए, क्यू इस वाले स्क्वायर का एरिया है यानी कि √2a इंटू √2a, क्योंकि साइड स्क्वायर होता है। ए ए ए ए, तो जो हमारे पास आंसर आ गया 1/2 आ गया, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। द एरिया ऑफ ए रोम्बस इज 336 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो आपको एरिया पता है क्या होता है, 1/2 d1 d2 होता है, वो हो जाएगा 336। एक डायगोनल आपके पास 48 है, तो हमें पेरीमीटर फाइंड करना है, तो 1/2 इंटू 48 इंटू dt इक्वल्स 336, 4 1 जा 4 2 जा 4 8 जा 32, 4 4 जा 12 1 जा 12 7 जा, तो d2 जो हमारे पास आ गया वो 14 आ गया। अगर हमारे पास एक डायगोनल 48 है, तो 48 का आधा आपके पास कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। दूसरा वाला आपके पास 14 है, तो 14 का आधा 7 हो जाएगा। ये 90 होता है, तो बाय ट्रिपलेट मेथड ये 25 हो जाएगा। ठीक है, पाइथागोरस लगाएंगे। पाइथागोरस आपको पता ही होनी चाहिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स सी स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये 25 आ गया। हमें निकालना क्या है, पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर क्या होता है, 4 इंटू साइड होता है। साइड हमारे पास कितनी है, 25 है, तो 25 इंटू 4 100 हो जाएगा, तो 100 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रूम आर 21 and 16 centimeter respectively. If the length of the longest rod that can be placed in the room is 29 meter, then what is the height of the room? देखिए, जो रूम होता है ना, उसमें जो लॉन्गेस्ट रॉड रखी जा सकती है वो उसके डायगोनल के बराबर तिरछी तिरछी रखी जा सकती है, यानी एक कोने से दूसरे कोने तक। और जो रूम क्यूबाइड होता है, उसके डायगोनल का जो फार्मूला होता है वह होता है L स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, तो आपको यहाँ पर जो L दिया गया है, जो डायगोनल है पर 29 है, 21 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। इस रूट को हटाकर इधर भेजेंगे तो स्क्वायर में जाएगा, तो 29 का स्क्वायर आपके पास हो जाएगा 841, 21 स्क्वायर 441, 16 स्क्वायर 256, इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 697 144। तो एच स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई, 144 हो गई। तो यहाँ से जो एच की वैल्यू आ जाएगी वह 12 आ जाएगी। ठीक है, एच स्क्वायर है, स्क्वायर इधर से हटाएंगे, इधर रूट में जाएगा, तो 144 का रूट कितना होता है, 12 होता है। ए वायर इज इन द फॉर्म ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस सेंटीमीटर। ये स्क्वायर है, इसकी रेडियस कितनी है, 70 सेंटीमीटर है। यानी कि अगर ये वायर है और इसको रोम्बस की शेप देना है, तो इसका हमें सबसे पहले पेरीमीटर पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम इसका पेरीमीटर निकालेंगे, तो इसका जो पेरीमीटर हो जाएगा 2πr यानी कि 440, यानी कि 7 1 जा 7 10 जा। अब इसी सर्कमफ्रेंस से हमें क्या बनाना है, रोम्बस बनाना है। यानी कि जो ये पेरीमीटर है ना इसका, वो रोम्बस के पेरीमीटर के बराबर होगा, यानी कि 4a इक्वल्स 440 होगा।
यहाँ से हमें ए की वैल्यू 110 मिल जाएगी। ABCD is a trapezium in which AB is parallel to DC and 2AB equals 3DC. The diagonal AC and BD intersect at O. What is the ratio of the area of triangle AOB to that of triangle DOC? ठीक है, ये दोनों पैरेलल हैं। जो हमें AB अपॉन DC दिया गया है वह 3/2 दिया गया है। इसके जो डायगोनल हैं वो क्या कर रहे हैं, आपस में बाइसेक्ट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। जब इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो ये वाला ट्रायंगल इस वाले ट्रायंगल से क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, सिमिलरिटी का जो सिमिलरिटी प्रूफ करने का तरीका होता है कि अगर दो एंगल आपके बराबर हो जाएं, ठीक है, किसी भी दो ट्रायंगल्स के अगर दो एंगल बराबर हो गए तो वो आपस में सिमिलर हो जाएंगे, क्योंकि अगर दो एंगल बराबर हो गए तो तीसरा भी आपस में अपने आप बराबर हो जाएगा। तो ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल, और ये वाला इसके बराबर हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्योंकि ए बी पैरेलल है सी डी के, ठीक है। यानी कि ये वाला इसके बराबर हो जाएगा। ये दोनों आपस में क्या हो गए, सिमिलर हो गए। अगर सिमिलर ट्रायंगल्स का हमें एरिया फाइंड करना है तो उनके साइड के स्क्वायर के बराबर होता है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DOC। इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल में जब हम लोग ज्योमेट्री में ट्रायंगल पढ़ेंगे तो वहाँ पर इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, सिमिलरिटी। What is the time taken by a person to cover one round of circular arc of diameter 210? उसने जो कवर किया होगा वो सरकमफ्रेंस कवर किया होगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका सरकमफ्रेंस निकालना है। तो सरकमफ्रेंस हो जाएगा 2 × 22/7 × r, यानी कि 210/2, क्योंकि 210 क्या है, डायमीटर है, हमें रेडियस निकालना था। 7 3 जा 2 से 2, 22 × 3 66, यानी कि 660। हमारे पास ये डिस्टेंस आ गई। जो डिस्टेंस आई हमारे पास वो मीटर में आई है, और जो हमारे पास स्पीड है किस में है, किलोमीटर प्रति घंटा में है। तो सबसे पहले हम इसे मीटर पर सेकंड में बदलेंगे। तो मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 6 की मल्टीप्लाई हम 5/18 से करेंगे। ये ध्यान रखिएगा, जब भी हमें छोटा यानी कि बड़े से छोटे में जाना होता है तो जो 5 होता है वो ऊपर रहता है। यानी कि अगर हमें छोटे में जाना है तो छोटा ऊपर रहेगा, और अगर हमें बड़े में जाना है, ठीक है, तो बड़ा ऊपर रहेगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये हो जाएगा 6 पंजा 6 3 जा, यानी कि 5/3 मीटर पर सेकंड। और जो टाइम होता है उसका आपको फार्मूला पता है कि टाइम इक्वल्स जो होता है वो डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो डिस्टेंस हमारे पास 660 है, स्पीड 5/3 है। अभी इसे हम कैंसिल आउट करेंगे। तो कैंसिल आउट करने पे हमें ये प्राप्त होगा 5 × 5, 5 3 × 15, 5 2 जा, और जो ये 3 है नीचे ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ठीक है।
अब ये हमारे पास जो आंसर आया ये सेकंड में है, लेकिन सेकंड में तो हमें आंसर देना नहीं है, हमें किस में देना है, मिनट में देना है। तो बाय 60 और कर देंगे हम, ठीक है। सेकंड से जब हम मिनट में चेंज करते हैं तो 60 से डिवाइड कर देते हैं। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें 6.6 मिनट मिल जाएगा। A bicycle wheel of radius 35 cm makes an revolution in moving 11 किलोमीटर। यानी कि कोई भी साइकिल होगी ना, उसका जितना व्हील मूव करेगा वो उसके सरकमफ्रेंस के बराबर मूव करेगा। वो चक्कर चाहे जितने भी लगा ले, ठीक है, 1 2 4 कितने भी चक्कर लगा ले, लेकिन वो एक चक्कर में केवल अपने सरकमफ्रेंस के बराबर मूव करेगा। यानी कि 2 × 22/7 × 35 × n बराबर हो जाएगा 11 किलोमीटर के। 11 किलोमीटर को हम किस में चेंज कर देंगे, सेंटीमीटर में। जब हमने 1000 से मल्टीप्लाई किया तो ये मीटर में चेंज हुआ, और इसमें 100 से और मल्टीप्लाई किया तो ये सेंटीमीटर में चेंज हो गया। अब इसे अगर हम सॉल्व करें तो 5 2 जा 10, यानी कि 1 0 कैंसिल आउट, 11 1 जा 11, 11 2 जा 2 1 जा 2 5 जा, तो n की वैल्यू जो आ गई हमारे पास वह 5000 आ गई। The radius of a circumcircle of a right angle triangle is 10 cm and the attitude drawn to the hypotenuse is 8 cm. What is the area of triangle? देखिए, जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है उसका जो हाइपोटेन्यूज होता है वो सर्कल के डायमीटर के बराबर होता है। यानी कि अगर ये 10 है तो ये भी 10 हो जाएगा, और ये एल्टीट्यूड हमें दिया गया है वह 8 दिया गया है। तो हम अगर इसका एरिया निकालें तो हाफ बेस इंटू हाइट हो जाएगा। बेस हमारे पास कितना है, 10 10 20, और जो हाइट है हमारे पास वह 8 है। तो यहाँ से हमें जो प्राप्त हो जाएगा वह 80 सेंटीमीटर स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा। टू सर्कल्स टच एक्सटर्नली, दो सर्कल हैं ये आपस में एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। द सम ऑफ देयर एरिया इज 41 सेंटीमीटर, यानी कि पाई r1 स्क्वायर प्लस पाई r2 स्क्वायर इक्वल्स 41 पाई, यानी कि r1 का होल स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर इक्वल्स 41। पाई से पाई कैंसिल हो गया। दूसरा जो हमें दिया गया है उसके जो सेंटर है उसके बीच का डिस्टेंस हमें 9 दिया गया है, यानी कि अगर ये r1 है ये r2 है तो इसकी जो डिस्टेंस हमें 9 दी गई है, यानी कि r1 प्लस r2 इक्वल्स 9। अब इसे अगर हम आइडेंटिटी बना के सॉल्व करें तो उससे भी सॉल्व कर सकते हैं, या आप पुटिंग से भी सॉल्व कर सकते हैं। आपको ऐसे नंबर सोचने हैं कि इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दें। अगर हम इसको 5 ले लें, इसको 4 ले लें तो 5 4 9 हो जाएगा, और यहाँ पे अगर हम पुट करें इनको तो 5 5 जा 25, 4 4 जा 16, 25 + 16 41 होता है, यानी कि 5 और 4 हमने जो लिया वो सेटिस्फाई हो गया है। अब हमें डिफरेंस निकालना है इनके डायमीटर का, तो इनके जो डायमीटर का जो डिफरेंस हो जाएगा वो हो जाएगा 2 r1 - r2, यानी कि 2 × 5 - 4 यानी कि 1, यानी कि 2। The minute hand of a clock is 21 cm long. What is the area of the face of the clock described by the minute hand between 10 AM and 10:30 AM? सबसे पहले हमें निकालना है कि जो मिनट हैंड है वो अगर पूरा चक्कर लगा लेती तो कितना वो एरिया स्वेप करती। तो अगर वो पूरा चक्कर लगा लेती तो जो एरिया पर स्वैप करती वह करती
पाई आर स्क्वायर यानी कि 22/7 इंटू 21 यानी कि 1386। और जो 1386 उसने कवर किया है वो कितने मिनट में कवर किया है? तो 16 मिनट में उसने एरिया कवर किया है। अब हमें निकालना कितना है? ये 10 है, ये 30, यानी कि 20 मिनट का हमें निकालना है। ये तो एरिया कितना स्वीप किया है? 60 मिनट में, लेकिन हमें निकालना है 20 मिनट में। तो 20 मिनट में निकालने का तरीका क्या हो जाएगा? 386/60 इंटू 20। अब इसे अगर हम सॉल्व करें तो जो हमें प्राप्त हो जाएगा वह 462 प्राप्त हो जाएगा। A sector is cut from circle of radius 21 centimeter. If the length of the arc of the sector is 55 centimeter, then what is the area of sector? देखिए, एरिया ऑफ सेक्टर अगर आपको लेंथ ऑफ आर्क और रेडियस दोनों एक साथ दिए गए हों तो इसको इस तरीके से आपको लगा लेना है। अदरवाइज जो एरिया ऑफ सेक्टर होता है वह होता है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे हम ये वाला यूज़ करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 55 इंटू 21 और ये आपके पास आ जाएगा 577.5 सेंटीमीटर। देखिए, जो रेगुलर पॉलीगन है इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन कई बार सीडीएस ने पूछे हैं। ठीक है, इसमें वो डायगोनल भी पूछ चुका है, वो एंगल भी पूछ चुका है, उसने रेगुलर पॉलीगन के अंदर जो सर्कल बनेगा उसका एरिया भी पूछा है और उसकी जो रेडियस होगी वो भी पूछा है। और ये सारे के सारे फार्मूले आपको हमारी जो पीडीएफ हमने बताई है टेलीग्राम चैनल पे उस पर आपको मिल जाएगी। उसके जितने भी फार्मूले मेंसुरेशन वाले हैं वो आपको रट लेने हैं। जो मेंसुरेशन होती है उसमें केवल और केवल फार्मूले का ही सारा खेल होता है। आपको अगर फार्मूले आते हैं तो क्वेश्चन कर लेंगे, अदरवाइज आप क्वेश्चन में फंस जाएंगे। ठीक है, तो आपको मेंसुरेशन के फार्मूला की पीडीएफ तो मिल ही जाएगी, साथ में इसकी जो ये वाली पीडीएफ है ना इसको भी हम क्या करेंगे टेलीग्राम पे डाल देंगे, तो आप दोबारा से आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन मेजर्स 18 डिग्री। व्हाट इज द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द रेगुलर पॉलीगन? तो जो ईच एक्सटीरियर एंगल होता है ना उसका जो फार्मूला होता है वह 360/n होता है। और ईच एक्सटीरियर एंगल कितना दिया गया है? 18 दिया गया, तो बराबर 18 डिग्री। तो यहाँ से n की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 20। यानी कि आप कह सकते हैं कि जितने भी एक्सटीरियर एंगल होता है, कोई भी आपके पास पॉलीगन हो उसके जितना भी एक्सटीरियर एंगल होंगे उन सभी का सम 360 डिग्री ही होगा। लेकिन जो इंटीरियर एंगल का सम होता है वो डिफरेंट होता है। व्हाट इज द नंबर ऑफ डायगोनल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन हुज इंटीरियर एंगल इज 162? जो इंटीरियर एंगल का फार्मूला होता है वह n-2 इंटू 180 डिग्री। ईच के लिए हम n से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ से हमें तो ये आएगा बराबर 162, तो ये हो जाएगा 180 n - 360
इक्वल्स 162n। तो यहाँ से n की वैल्यू हमारे पास आ गई 20। अब n की वैल्यू आ गई 20, लेकिन अभी डायगोनल तो नहीं निकला। डायगोनल का फार्मूला होता है हमारे पास n माइनस 3 अपॉन 2। तो n 20 है, तो 20 माइनस 3 इंटू 17 अपॉन 2, यानी कि 170 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। Find the ratio of number of diagonals in between a hexagon and a decagon. डी हेक्सा डी डेका, आपको फार्मूला पता ही है। डायगोनल निकालने का फार्मूला क्या होता है, n माइनस 3 अपॉन 2। तो यहाँ पर हमारे पास हेक्सा में n कितना हो जाएगा, 6 इंटू 6 माइनस 3 यानी कि 3 अपॉन 2। अब डेका में 10 माइनस 3 7 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, 2 3 या 6, 2 5 जा, यानी कि 9 अपॉन 3 3 जा 9 अपॉन 35 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। The ratio between the number of sides of two regular polygon is 1:2 and the ratio between their interior angle is 2:3. The number of sides of these polygon is respectively. तो इसको निकालने का जो फार्मूला हो जाएगा हमारे पास वह इंटीरियर एंगल माइनस एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। 180 माइनस अगर हम एक्सटीरियर एंगल कर दें तो हमें इंटीरियर एंगल प्राप्त हो जाएगा। ये n और 2n कहाँ से लिया, तो ये रेशियो है ना हमारे पास 1:2, 1 को हमने n ले लिया, n क्या हमारे पास कांस्टेंट है, और 2n हो गया, ठीक है। क्योंकि हमें साइड्स पता नहीं है, आप यहाँ पे x लिख के भी निकाल सकते हैं, चाहे x लीजिए चाहे y लीजिए, कांस्टेंट है तो कोई फर्क नहीं पड़ना है। ये 2/3 के बराबर रेशियो हो गया। अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 180, ऊपर से भी 180 कॉमन ले लेंगे, नीचे से भी 180 कॉमन ले लेंगे, तो अंदर बचेगा हमारे पास n-2 अपॉन n, और यहाँ पे हो जाएगा 2n-2 अपॉन n इक्वल्स 2/3। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें प्राप्त होगा n-2 अपॉन n-1 इक्वल्स 2/3। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें n इक्वल्स मिलेगा 4, लेकिन हमारे पास अभी n एक कांस्टेंट आया है, हमारे पास साइड्स नहीं आई हैं। तो साइड्स हमारे पास क्या है, 1:2 में है, यानी कि जो पहला पॉलीगन है उसकी जो साइड्स हो जाएंगी वो 4 हो जाएंगी, जो दूसरा पॉलीगन है उसकी साइड जो हो जाएंगी वो 8 हो जाएंगी, यानी कि ऑप्शन 3 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। If each exterior angle of a polygon is 72 degree, what is the sum of all the interior angles of this polygon? ठीक है, if each exterior angle of a polygon is 72 degree। अब एक्सटीरियर एंगल का आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, 360/n होता है इक्वल 72। अब हमें सबसे पहले एक्सटीरियर निकाल लेना है। तो यहाँ से जो हमारे पास n की वैल्यू आएगी वह आएगी n इक्वल्स 5 आ जाएगा, और आपको पता है जो हमारे पास इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला होता है वह 180 माइनस एक्सटीरियर होता है। तो इंटीरियर एंगल हमारे पास एक निकलेगा
108, लेकिन हमारे पास साइड कितनी है, 5 हैं, तो 5 एंगल्स फॉर्म होंगे, यानी कि 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास जो सम है वो आ जाएगा 540 डिग्री। तो 540 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। हमें आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हम एक बात आपसे कहना चाहेंगे कि वीडियो पूरा देखा करिए। अगर आपको लगता है कि स्पीड हमारी थोड़ी स्लो है तो आप इसको स्पीड बढ़ा दिया करिए, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे तभी आप CDS को कर पाएंगे, क्योंकि CDS में डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन कभी नहीं आते हैं। आपको फार्मूला आता होगा तो भी वो फंसा देगा, ठीक है। जब तक आप लैंग्वेज समझना नहीं सीखेंगे ना, तब तक आप एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो मेरा कहना इतना ही रहेगा कि वीडियो पूरा देखिए। अब आपकी मर्ज़ी है कि वीडियो आप पूरा देखते हैं कि नहीं देखते हैं, वो आप पर डिपेंड है। मैं केवल कॉन्सेप्ट दे सकता हूँ, कॉन्सेप्ट लेना आपके ऊपर डिपेंड है। तो दोस्तों फिर मिलते हैं ऐसे ही नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।